Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने स्केलेटन की दूसरी टाइप को डिस्कस करना है जिसका टाइटल है एक्सोस्केलेटन। बेसिकली जिस वक्त हम एक्सोस्केलेटन की बात करते हैं तो नाम से जाहिर है ऐसा स्केलेटन जो बॉडी के बाहर हो वो एक्सोस्केलेटन कहलाता है। ठीक हो गया। तो इस वजह से इसको डिफाइन हम कैसे करते हैं, हार्डेड, ये सख्त किस्म की आउटर कवरिंग है, बाहर के बाद एक कवरिंग है। और चूंकि स्केलेटन का एक बहुत बड़ा फंक्शन मसल को सपोर्ट देना है, इस वजह से ऐसे ऑर्गेनिज्म में मसल बाहर आके अटैच होते हैं, टू विच इंटरनल मसल आर अटैच। ठीक हो गया। तो आप लोगों ने जहन में रखना है एक्सोस्केलेटन वाले ऑर्गेनिज्म में भी एक्सोस्केलेटन की वजह से मूवमेंट होती है, तो इनके मसल आमतौर पे बाहर आके इस एक्सोस्केलेटन के साथ अटैच होते हैं। उसके बाद एक्सोस्केलेटन इज इनर्ट एंड नॉन लिविंग, कि ये नॉन लिविंग होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसकी वजह से इन ऑर्गेनिज्म को काफ़ी सारे प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। उन प्रॉब्लम को भी हम डिस्कस करेंगे थोड़े से। अच्छा, उसके बाद सिक्रीशन, इसको एक्टोडर्मल सेल्स जो स्किन के ऊपर वाले सेल हैं वो इसको रिलीज करते हैं एक्सोस्केलेटन को। कंपोजिशन, अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो सपोज मैं रफ सा यहाँ ड्रा कर देता हूँ, ये एक्सोस्केलेटन का बहुत बड़ा हिस्सा है। इस एक्सोस्केलेटन के बड़े हिस्से को हम कहते हैं प्रोक्यूटिकल, या इसको एंडोक्यूटिकल भी कहा जाता है। और इसके ऊपर एक बारीक सी लेयर होती है एपिक्यूटिकल की, ऐसे। यानी आप कह सकते हैं एक्सोस्केलेटन आमतौर पे एनिमल्स में दो पोर्शन में डिवाइडेड है, एक नीचे है एक ऊपर है। नीचे वाला पोर्शन ज़्यादा है, ऊपर वाला पोर्शन बारीक सा है। ऊपर वाले पोर्शन के लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं एपिक्यूटिकल, एपिक्यूटिकल। तो कंपोजिशन में जहन में रखेंगे जो एपिक्यूटिकल है ये आउटर मोस्ट लेयर है और आमतौर पे वैक्सी है। जब भी हम बात करेंगे वैक्सेस की तो एक फंक्शन तो ऑटोमेटिकली जहन में आना चाहिए कि ये वाटर प्रूफ है। तो ये वैक्सी लिपोप्रोटीन से मिलके बनी है और इसकी वजह से इम्परमेबल टू वाटर, पानी इसमें से बॉडी से बाहर भी नहीं जाता और बॉडी के अंदर भी नहीं जाता। तो इस वजह से आमतौर पे ये ऑर्गेनिज्म अगर ड्राई इन्वायरमेंट में भी चले जाएं तो इनका एक्सोस्केलेटन बहुत ज़्यादा एवोपोरेशन से इनकी हिफाजत करता है, सर्व एज ए बैरियर। और ये चूँकि एक हार्ड कवरिंग है, इस वजह से आप कह सकते हैं अगर कोई इनका दुश्मन इनके ऊपर अटैक करे तो एपिक्यूटिकल उस अटैक को बर्दाश्त करती है, रेजिस्ट करती है। तो सर्व एज ए बैरियर फॉर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड इंसेक्ट्स। उसके बाद दूसरा जो पोर्शन है वो एंडोक्यूटिकल या प्रोक्यूटिकल है, बल्क ऑफ एक्सोस्केलेटन। ये स्केलेटन का बहुत बड़ा हिस्सा है। यानी अगर देखें एपिक्यूटिकल थोड़ा सा हिस्सा है और नीचे जो बड़ा हिस्सा है वो क्या कहलाता है, एंडो। बल्क का मतलब है जो ज़्यादा चीज़ को कवर करे। उसके बाद इस बड़े हिस्से के करैक्टर क्या है, टफ एंड लेदरी। टफ सख्त किस्म के है, लेदरी, लेदर से मुराद यहाँ इम्परमेबल टू वाटर है क्योंकि चमड़े से आमतौर पे पानी नहीं गुजरता, तो इसकी यहाँ भी इससे पानी नहीं गुजरता। लेदरी यानी चमड़े की तरह ये नज़र आता है। कंपोजिशन की अगर बात करें तो काइटिन से मिलके बना है, जो यानी आप कह सकते हैं पॉलीसेकेराइड है। इसके अलावा और भी काफ़ी सारी पॉलीसेकेराइड है और प्रोटीन्स, ये सारी चीज़ें मिलके ये एंडोस्केलेटन या एंडोक्यूटिकल या फिर प्रोक्यूटिकल बनाती हैं। तो इनकी कंपोजिशन आप लोगों ने याद रखनी है, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि वैक्सी लिपोप्रोटीन कौन से पोर्शन में है और काइटिन या पॉलीसेकेराइड या सेवरल काइंड्स ऑफ प्रोटीन्स ये कौन से पोर्शन में मौजूद होती हैं। हार्डनिंग, इस एक्सोस्केलेटन को बड़ा सख्त बनाया जाता है क्योंकि इसने काफ़ी सारे ऑर्गेनिज्म के अटैक से ऑर्गेनिज्म की यानी एनिमल की हिफाजत करनी है। तो अटैक हार्डनिंग कैसे होती है, एक प्रोसेस होती है जिसको हम कहते हैं स्क्लेरोटाइजेशन। स्क्लेरोटाइजेशन, तो जब भी स्क्लेरन का वर्ड आएगा, स्क्लेरन का वर्ड आएगा तो इसका लफ्ज़ी मतलब ही हार्ड मटेरियल है।
तो स्क्लेरोटाइजेशन का लफ्ज़ी मतलब है कि उस स्केलेटन को हार्ड करना, और उस स्केलेटन के हार्ड करने में जो सबसे इंपॉर्टेंट मिनरल्स का नाम है वो कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट, यानी आप कह सकते हैं ये चूने का पत्थर है, पत्थर बनाता है। जो हमारा संगमरमर है उसमें भी काफ़ी हद तक कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो ये जो एक्सोस्केलेटन है उसको बड़ा हार्ड बनाया गया है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अच्छा, उसके बाद एक्सोस्केलेटन की एग्जांपल है, दो ऑर्गेनिज्म आपकी बुक में डिस्कस किए गए हैं, एक्सोस्केलेटन ऑफ मोलस्कन्स। तो सबसे सिंपलेस्ट एक्सोस्केलेटन की एग्जांपल मोलस्कन में देखने में आती है, और आम तौर पे इसका जो एक्सोस्केलेटन है वो सिंगल पीस भी हो सकता है, वो डबल पीस भी हो सकता है, यानी 2 पीसेस या 1 पीस पर मुश्तमिल, कंसिस्ट ऑफ जस्ट 1 और 2 पीसेस। जैसे फॉर एग्जांपल मैरीन मोलस्कन में जो बाइवेल्विया है, इनका नाम इस वजह से रखा गया है बाइवेल्विया कि इनका जो एक्सोस्केलेटन है उसके 2 पीस हैं। उसके बाद जो मैरीन स्नेल है इसका भी जो स्केलेटन है वो सिंगल पीस में होता है, कंपोज्ड ऑफ क्रिस्टल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो इनका जो एक्सोस्केलेटन है वो कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बना होता है, इस वजह से ये बहुत हार्ड मटेरियल है, बहुत ज़्यादा हार्ड मटेरियल है। और मैरीन ऑर्गेनिज्म को तो आसानी से बहुत सारा कैल्शियम कार्बोनेट समंदर से मिल जाते हैं। प्रॉब्लम आता है उन ऑर्गेनिज्म के लिए जो ज़मीन खुश्की पर रहते हैं। अब खुश्की जो ज़मीन है, मट्टी है, इसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट बहुत कम है, तो इस वजह से देखने में ये आया है जो मैरीन मोलस्कन है इनका हमेशा जो एक्सोस्केलेटन है वो हार्ड होता है, टफ होता है, ज़्यादा भारी होता है। लेकिन जो लैंड मोलस्कन्स हैं इनके पास चूँकि वो ज़्यादा क्वांटिटी में मिनरल्स मौजूद नहीं होते, क्योंकि सॉइल के अंदर खुश्की पे इन मिनरल्स की जो अमाउंट है वो कम है और समंदर में इन मिनरल्स की अमाउंट ज़्यादा है, तो इस वजह से इनका जो स्केलेटन है वो लेस हार्ड यानी सॉफ्ट होता है और लाइटर, हल्का भी होता है। तो ये आप लोगों ने थोड़ा सा डिफरेंस याद रखना है, जो ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि किस ऑर्गेनिज्म का जो स्केलेटन है वो ज़्यादा मजबूत है। उसके बाद ग्रोथ रिंग। ग्रोथ रिंग से क्या मुराद है? अगर आपने सीपी का शेल देखा हो तो उस शेल की कंपोजिशन इस तरह की होती है कि ऊपर बारीक सा होता है, फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम नीचे आते जाएं तो बड़ा होता जाता है और उस पर रिंग बने होते हैं। बेसिकली रिंग क्यों बनते हैं? हमने एक एक्सोस्केलेटन के एक बहुत बड़ा करैक्टर डिस्कस किया है कि ये नॉन लिविंग है और नॉन लिविंग चीज़ कभी भी ग्रो नहीं करती। नॉन लिविंग चीज़ कभी भी ग्रो नहीं करती, तो इस वजह से ऑर्गेनिज्म ने तो अंदर ग्रो करना है, जो एक्सोस्केलेटन वो नॉन लिविंग की वजह से वो ग्रो नहीं कर सकता। तो फिर ये किस तरह ग्रोथ को मैनेज करते हैं स्केलेटन के अंदर? सपोज मैं कहता हूँ कि सबसे पहले मोलस्कन था बहुत छोटा, तो इसने अपने साइज का एक्सोस्केलेटन बनाया, फिर इसने अपनी ग्रोथ स्टार्ट की। तो एक वक्त ऐसा आता है कि ये इसका जो स्केलेटन है वो छोटा पड़ जाता है, जैसे बचपन में जब कपड़े ले बच्चों के 1-2 साल बाद वो छोटे पड़ जाते हैं। अब कपड़े तो नहीं ग्रो करते ना, बच्चा ग्रो कर जाते। तो इसी तरह ये पहले बच्चा था, इसने जो अपना कवर बनाया वो पहले छोटा सा था, लेकिन इसने ग्रोथ की, ऊपर वाले स्ट्रक्चर ने ग्रोथ नहीं की। प्रॉब्लम आ गया कि ये अब मजीद ग्रो नहीं करता। अब इसने या तो वहाँ रहे और ग्रोथ को रोक दे, एक तरीका ये है, दूसरा ये कि इसको छोड़ दे। तो ये क्या करते हैं कि ये ऑर्गेनिज्म जो पुराने एक्सोस्केलेटन से ये थोड़ा सा नीचे आते हैं और ये फिर बड़ा एक्सोस्केलेटन बनाते हैं ऐसे। उसके बाद जब इनकी ग्रोथ फिर कम रह जाती है, फिर ये थोड़ा सा नीचे आते हैं और मज़ीद इस तरह एक वो रिंग बनाते हैं, फिर ये और कम रह जाती है ऐसे। तो हमेशा इनका जो एक्सोस्केलेटन है वो ग्रो कर रहा होता है, लेकिन उस तरह ग्रो नहीं करता कि जो पोर्शन पहले बना है वो ग्रो करेगा। ठीक है, हमेशा पहले वाला पोर्शन हमेशा उतना ही रहता है। बस ये क्या करते हैं कि आगे एक नया पोर्शन बना देते हैं। जैसे किसी ने पहले छोटा सा मकान बनाया, फिर उसमें 2 कमरे और डाल लिए, फिर 2 कमरे और डाल लिए, फिर 2 कमरे और डाल लिए। अब हम ये नहीं कहेंगे कि वो पहले 2 कमरे ग्रो कर रहे हैं, हम कहेंगे कि ये पूरी बिल्डिंग अब बढ़ रही है। तो यहाँ जो बुक ने लिखा है मोलस्कन शैल ग्रो, कि मोलस्कन का जो शैल है वो ग्रो करता है, लेकिन इससे मुराद वैसी ग्रोथ नहीं है कि जो पहले पोर्शन बना था वो बड़ा हो जाएगा। नहीं, पहले छोटा पोर्शन, उसके साथ एक बड़ा पोर्शन और अटैच कर दिया, उसके साथ एक बड़ा पोर्शन और अटैच कर दिया, करते 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 अब ये इस तरह, यानी ये
जो पुराना पोर्शन है वो उतना ही रहता है, उसके ऊपर नया पोर्शन बना दिया जाए। ऐसे करते करते हम कहेंगे जैसे मकान बढ़ रहा है, इसी तरह आप कह सकते हैं शेल भी बढ़ रहा है। लेकिन इससे मुराद उस तरह की ग्रोथ नहीं है जैसे हमारी हड्डियां बचपन में छोटी होती हैं, उसके बाद जब हम बड़े होते हैं तो हमारी हड्डियां भी साथ बड़ी हो जाती, ऐसी ग्रोथ नहीं होती इसके अंदर। तो मोलस्कन शेल ग्रो एज ए एनिमल ग्रोथ रिंग्स आर अपेरेंट ऑन द शेल। जो ग्रोथ रिंग है वो आमतौर पे शेल पर नज़र भी आ रहे होते हैं। इस वजह से सीपी का जो शेल है वो आमतौर पे इस तरह नज़र आ रहा होता है, ऊपर छोटा होता है उसके बाद बड़ा होता है। लेकिन जब हम ये एक्सोस्केलेटन है, लेकिन अंदर भी तो ऑर्गेनिज्म के स्केलेटन की जरूरत पड़ती है, तो अंदर के ऑर्गन को सपोर्ट देने के लिए इनके पास हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन होते हैं। यानी आप ये समझ लें कि अंदर इनके हाइड्रोस्टैटिक और बाहर इनके एक्सोस्केलेटन, तो दोनों स्केलेटन इनके पास मौजूद होते हैं। उसके बाद एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड। तो एक्सोस्केलेटन का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ये नॉन लिविंग है। और नॉन लिविंग चीज़ में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये आता है, इसी तरह जैसे किसी ने सर पे टोकरा उठाया हो, अगर उस शख्स को, और भारी टोकरा उठाया हो, तो अगर उस शख्स को कहे भाई आप भागो, तो उसके लिए भागना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है या नामुमकिन है, वो आसानी से तेज़ी से भाग नहीं सकता। तो हर वो ऑर्गेनिज्म जिसके ऊपर एक्सोस्केलेटन है उनकी स्पीड हमेशा कम होती है। जैसे मोलस्कन जो मोलस्कन है इनके ऊपर चूंकि एक्सोस्केलेटन है तो इसकी स्पीड क्या है, कम है, ये आहिस्ता आहिस्ता चल रहे होते हैं। हाँ, कुछ मोलस्कन बहुत तेजी से भी दौड़ते हैं, लेकिन उनके ऊपर या तो एक्सोस्केलेटन छोटा होता है या एक्सोस्केलेटन बिल्कुल नहीं होता। लेकिन आर्थ्रोपोड्स ऐसे हैं जिन्होंने एक्सोस्केलेटन के बावजूद अपने आप को उसके अंदर इस तरह रहना सीख लिया है कि वो आसानी से बहुत ज़बरदस्त किस्म की स्पीड भी मैनेज कर सकते हैं, मूवमेंट भी होती है, और इससे एक्सोस्केलेटन वाले काम भी ले लें। यानी आप कह सकते हैं आर्थ्रोपोड्स एक ऐसे ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है जिन्होंने एक्सोस्केलेटन को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया है, और इस एक्सोस्केलेटन की वजह से इनको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ता। इनको प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ता सिवाय एक प्रॉब्लम के, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। द मोस्ट कॉम्प्लेक्स एक्सोस्केलेटन इज फाउंड इन द आर्थ्रोपोड्स। तो आर्थ्रोपोड का जो एक्सोस्केलेटन है, चूंकि इसने काफ़ी सारे फंक्शन परफॉर्म करने होते हैं, और जब भी हम काफ़ी सारे फंक्शन की बात करते हैं तो हमेशा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। तो वो कौन कौन सी एडॉप्टेशन है जिसकी वजह से आर्थ्रोपोड्स ने एक्सोस्केलेटन से बेहतर काम लिया है। आर्थ्रोपोड्स हैव अ वैरायटी ऑफ एडॉप्टेशन टू अलाउ देम टू लिव एंड ग्रोथ विद इन एक्सोस्केलेटन परफेक्टली। कि एक्सोस्केलेटन ने के होते हुए ऑर्गेनिज्म ने ग्रो भी करना है, उसमें रहना भी है। तो ऑर्गेनिज्म ने एक्सोस्केलेटन के अंदर बेहतर अंदाज में रहने के लिए कुछ एडॉप्टेशन की हैं, उन एडॉप्टेशन को हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले एडॉप्टेशंस, जैसे मैं कहता हूं कि ये एक आर्थ्रोपोड है, तो इनका जो एक्सोस्केलेटन है वो कभी भी स्मूथ नहीं होता, बल्कि उनके एक्सोस्केलेटन में आप कह सकते हैं इस तरह का होता है। तो जो उभरी हुई जब जगह होती है उसके लिए हम रिजेस का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और ये जंगले की तरह है, इस वजह से हम कहते हैं बार। जैसे आपने देखा होगा जंगला लगा हो तो इसमें इस तरह की बार लगी होती है, ठीक हो गया। अब इसका एक्सोस्केलेटन अंदर जाने का फ़ायदा क्या हुआ कि मसल आसानी से, मसल को बाहर आने के बजाय वो अंदर ही अटैच होना शुरू हो गए, अंदर ही अटैच हो। तो इसकी वजह से मसल्स के अंदर जो पावर है वो ज़्यादा ये बिल्कुल इसी तरह जैसे हम किसी चीज़ को यहाँ से पकड़े, ऐसे ऊपर मजबूती से पकड़े, और किसी चीज़ को यहाँ से पकड़ें। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये वाली चीज़ मजबूती से पकड़ी जाएगी या ये वाली चीज़, तो जवाब ये होगा कि जो जितना ज़्यादा लेवल पे चीज़ होगी उतनी ही उसको आसानी से ग्रिप किया जा सकता है, पकड़ा जा सकता है। तो जितनी मजबूती से मसल स्केलेटन को पकड़ेंगे, मूवमेंट उतने ही अच्छे अंदाज में होगी। तो स्केलेटन का बॉडी के अंदर पेनिट्रेट करने का फ़ायदा ये हुआ कि मसल्स को बजाय बाहर आने के, मुश्किल में पड़ने के, उन्होंने आसानी से अपने लेवल पे लिया है एक्सोस्केलेटन को, और एक्सोस्केलेटन को अच्छे अंदाज में ग्रिप किया, जिसकी वजह से जो मसल का जो एक्शन है, मसल का जो काम है वो ज़्यादा इफेक्टिवली होना शुरू हो गया। तो इनवेजिनेशन ऑफ एक्सोस्केलेटन,
इन्वेजिनेशन का मतलब है कि अंदर की तरफ जाना, कि एक्सोस्केलेटन जब अंदर की तरफ गया तो उसने सख्त किस्म के रिजेस बनाए, बार्स बनाए, तो ये वाली जो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, और उनके ऊपर फॉर मसल अटैचमेंट। फिर उसके बाद एक्सोस्केलेटन में जॉइंट्स को बनाया गया। तो आपको पता है जॉइंट्स की वजह से फ्लेक्सिबिलिटी बॉडी की बढ़ जाती है। इवन हमारा ये जो बाजू है इसका ये वाला जॉइंट ख़त्म कर दें तो कभी भी हम इस बाजू इन हाथों को मुंह धोने के लिए या कंघी करने के लिए या मुंह तक हाथ पहुंचाने के लिए कभी नहीं इस्तेमाल कर सकते। इवन एक घुटने का जॉइंट ख़त्म कर दें आप दौड़ नहीं सकते। तो इसका मतलब है जॉइंट्स जितनी ज़्यादा होंगी उतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबल, उतनी ज़्यादा मूवमेंट के चांसेस होंगे, उतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी। और जॉइंट्स वाली जगह हमेशा फ्लेक्सिबल होनी चाहिए क्योंकि इस पर मूवमेंट होनी है, और मूवमेंट के लिए चीज़ का फ्लेक्सिबल होना ज़रूरी है। अगर चीज़ बहुत ज़्यादा हार्ड होगी तो मूवमेंट में प्रॉब्लम आएंगी। तो इस वजह से हमेशा जो जॉइंट वाली जगह ये फ्लेक्सिबल भी होती है, इस पर जो चीज़ें होती हैं वो कम होती हैं, थिन होती हैं, क्योंकि भारी चीज़ का मूव करना क्या होता है, मुश्किल होता है। और इसी वजह से ये जितने भी आर्थ्रोपोड्स हैं इनकी मूवमेंट बहुत तेज़ी से नज़र आती है। जैसे मैं कॉकरोच की मिसाल दूँ तो इवन कॉकरोच को आप पकड़ने की कोशिश करें तो बड़ी मुश्किल से पकड़ा जाए, शायद ना ही पकड़ा, इतनी स्पीड होती है। हालांकि जिन ऑर्गेनिज्म में एक्सोस्केलेटन होता है उनकी स्पीड इतनी तेज़ नहीं होती, लेकिन इन्होंने अपने एक्सोस्केलेटन को इस तरह मॉडिफाई किया है कि एक्सोस्केलेटन इनकी स्पीड बढ़ाने में इनकी हेल्प करता है। और उसकी सबसे बड़ी लॉजिक क्या है, जॉइंट्स। Another modification in the formation of joints is the exoskeleton at joint is flexible and thin। जो exoskeleton joint वाली जगह पे वो flexible होता है, thin होता है। Consequently जिसका नतीजा ये निकलता है joint move very easily, joint आसानी से move कर सकते हैं। उसके बाद इनके exoskeleton में आमतौर पे जितने भी आर्थ्रोपोड हैं वो स्पाइरकल्स के जरिए से गैसेस एक्सचेंज करते हैं जो इनकी साइड पे होते हैं। अब इन गैसेस स्पाइरिकल्स वो पोर होते हैं जो आमतौर पे इनकी साइड पे होते हैं। तो ये आमतौर पे जो एक्सोस्केलेटन है उसी के ज़रिए से ये पोर्स बनते हैं, तो गैसियस एक्सचेंज में भी हेल्प करता है। तो एक्सोस्केलेटन, मॉडिफिकेशन ऑफ एक्सोस्केलेटन परमिट्स गैसियस एक्सचेंज। स्पाइरिकल्स का जो पॉइंट है ये फर्स्ट ईयर में लिखा हुआ है कॉकरोच के टॉपिक में। सेंसिला, सेंसिला का क्या मतलब है, जैसे एक्सोस्केलेटन है इसके ऊपर कुछ लेंस लगे होते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि जितने भी छोटे कीड़े मकोड़े हैं उनकी बॉडी अक्सर चमकती हुई महसूस होती है। ये छोटे छोटे बाल लगे होते हैं, इनको ब्रिस्टल्स कहते हैं। ये बेसिकली ना बाल है ना लेंसेज हैं, ये सेंसरी ऑर्गन है जो इनको बता रहे होते हैं। पीछे से कोई अगर आप किसी भी कॉकरोच को पकड़ने की कोशिश करें वो पकड़ा ही नहीं जाता। बेसिकली इनकी सरफेस बड़ी सेंसिटिव होती है। इसका फ़ायदा ये होता है इनके जो प्रीडेटर होते हैं, इनके जो शिकारी होते हैं, उनका आसानी से इनको पता चल जाता है तो ये भाग जाते हैं। तो सेंसिला एक्सोस्केलेटन हैव सेंसरी रिसेप्टर कॉल्ड सेंसिला इन द फॉर्म ऑफ ब्रिस्टल। ब्रिस्टल छोटे छोटे बाल को कहा, बाल, ब्रिस्टल एंड लेंसेज, ब्रिस्टल्स एंड लेंसेज। तो ब्रिस्टल हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, लेंसेज लेंस की तरह का स्ट्रक्चर, और इसी की वजह से इनकी जो सरफेस है वो चमकती हुई नजर आती है लेंसेज की वजह से। तो ये 4 एडॉप्टेशन हैं जिसकी वजह से एक्सोस्केलेटन इनके लिए बहुत परफेक्ट हो गया है। इन्होंने एक्सोस्केलेटन में अच्छी तरह जिंदा रहना सीख लिया है। तो एक्सोस्केलेटन का जो सबसे बड़ा एडवांटेज तो वो ये है कि ये प्रोटेक्शन देता है अगेंस्ट एनिमीज, दुश्मन से बचाता है, रफ इन्वायरमेंट और ड्राइंग। चूँकि वैक्सी से बना होता है, काइटिन उसमें होती है, लिपोप्रोटीन्स होती हैं, तो पानी को बाहर निकलने, और यही एक बहुत बड़ी रीज़न है कि ये खुश्की वाले इन्वायरमेंट में आसानी से ज़िंदा रह सकते हैं। तो जिनकी बॉडी जितनी ज़्यादा कवर्ड होगी, ख़ासतौर पे वैक्सी से कवर्ड होगी, तो उनके ड्राई होने के चांसेस ऑटोमेटिकली कम होंगे और वो ड्राई कंडीशन में आसानी से ज़िंदा रह सकता है। डिसएडवांटेज, एक बहुत बड़ा एडवांटेज जो हमने अभी डिस्कस किया है, ऑर्गेनिज्म कैन नॉट ग्रो, क्या ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं कर सकता। ठीक है, एनिमल कैन नॉट ग्रो लार्जर, नीड टू शेड इट पीरियडिकली। तो जब इसने ग्रो करना है वहाँ ग्रो एक अलग अंदाज में हुई है कि वो ऑर्गेनिज्म थोड़ा सा नीचे आके नया स्केलेटन में, ये फिर नया नीचे आता है, फिर ये क्या करते हैं पुराने स्केलेटन को बिल्कुल उतार देते हैं, उसकी जगह फिर नया स्केलेटन बना लेते हैं, और नया स्केलेटन अकॉर्डिंग टू साइज के मुताबिक बनाते हैं। तो इस वजह से वक्तन फ़वक्तन इनका जो पुराना स्केलेटन वो उतर रहा होता है, जो छोटा होता है, और उसकी जगह नया बन रहा होता है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं मोल्टिंग या एक्डाइसिस। तो इसका एक एडवांटेज ये है कि एनिमल कैन नॉट ग्रो लार्जर,
नीड टू शेड इट पीरियडिकली, तो ऑर्गेनिज्म को उतारना पड़ता है, शेड का मतलब उतारना, पीरियडिकली वक्फों से रिप्लेस इट, और फिर इसको रिप्लेस किया जाता है विद न्यू वन जो बड़ा साइज का होगा। तो इस प्रोसेस को मोल्टिंग या एक्डाइसिस कहते हैं। आगे मोल्टिंग और एक्डाइसिस होती कैसे है, तो ये 4 स्टेप में इसका प्रोसेस होता है। तो बेसिकली जैसे फॉर एग्जांपल पहला स्टेप तो ये है कि स्किन का वो पोर्शन जो एक्सोस्केलेटन के नीचे होते हैं उसको हम कहते हैं हाइपोडर्मस। हाइपो का मतलब नीचे, डर्मस स्किन को कहा जाता है, हाइपो किसके नीचे, स्केलेटन के नीचे। तो यहाँ कुछ ये एंजाइम कुछ रिलीज करता है। ये एंजाइम क्या करते हैं, जो ऊपर मौजूद एक्सोस्केलेटन है उसको डाइजेस्ट करना शुरू कर देते हैं। ठीक हो गया। अब इसका इफेक्ट क्या होगा, जब अंदर वाली लेयर डाइजेस्ट हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली जो आर्थ्रोपोड है इसका जो कनेक्शन है वो एक्सोस्केलेटन के साथ खत्म हो जाएगा। यानी एक्सोस्केलेटन का जो ऑर्गेनिज्म के साथ कनेक्शन था वो खत्म हो गया, मुनक़ता हो गया। तो पहला स्टेप क्या, सिक्रीशन ऑफ एंजाइम बाय द हाइपोडर्मल ग्लैंड डाइजेस्ट द एंडोक्यूटिकल, वो एंडोक्यूटिकल को डाइजेस्ट करेगा। इस तरह क्या होगा, सेपरेशन ऑफ हाइपोडर्मस फ्रॉम द स्केलेटन, कि स्केलेटन से वो अलग हो। फिर जो हाइपोडर्मस है इसमें कुछ ग्लैंड ऐसे भी होते हैं जो नया एक्सोस्केलेटन बनाना शुरू करते हैं, नया एक्सोस्केलेटन बनाना शुरू। तो डाइजेशन ऑफ एंडोक्यूटिकल, जब डाइजेशन ऑफ एंडोक्यूटिकल होती है इज फॉलोड बाय सिक्रीशन ऑफ न्यू एक्सोस्केलेटन। अच्छा, पुराना एक्सोस्केलेटन चूंकि ऑर्गेनिज्म से अलहदा हो चुका है तो इसका मतलब है ऑर्गेनिज्म पुराने एक्सोस्केलेटन की केयर नहीं करेगा। जैसे एक दीवार है, उसमें से अगर उसको केयर ना किए जाए तो पहले सीमेंट उखड़ना शुरू हो जाए, फिर ईंटें उखड़ने शुरू हो जाए, तो एक वक्त ऐसा आएगा पूरी दीवार ही गिर जाएगी। तो केयर ज़रूरी है किसी भी चीज़ की, खासतौर पे चूँकि नॉन लिविंग होता है तो इसमें खुद केयर करने की सलाहियत तो होती नहीं है, तो ऑर्गेनिज्म उसकी केयर करता है। लेकिन यहाँ चूँकि ऑर्गेनिज्म ने पुराने एक्सोस्केलेटन की केयर छोड़ दी है तो अब होगा क्या, जो नया एक्सोस्केलेटन है उसकी केयर करता है, पुराना एक्सोस्केलेटन वो टूटना शुरू और एक वक्त ऐसा जाएगा उतर जाएगा। तो तीसरा स्टेप क्या, ओल्ड एक्सोस्केलेटन इज स्प्लिटेड, जो पुराना एक्सोस्केलेटन है वो टूटना शुरू हो जाता है, पोर्स उसमें बनते हैं और फाइनली रिमूव और फिर उतर जाते हैं। चौथा क्या, जो नया एक्सोस्केलेटन है उसको मजबूत बनाया जाता है, खासतौर पर कैल्शियम कार्बोनेट की डेपोजिशन के जरिए से। तो न्यू एक्सोस्केलेटन इज हार्डन बाय द डेपोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो पहला स्टेप क्या है, हाइपोडर्मल ग्लैंड ने एंडोक्यूटिकल को डाइजेस्ट किया जिसकी वजह से हाइपोडर्मस और एक्सोस्केलेटन सेपरेट हो गए। उन दोनों के दरमियान में नया एक्सोस्केलेटन बन गया, पुराना एक्सोस्केलेटन कमज़ोर हुआ, चीज़ें उसमें से टूटी उतर गया। चौथा स्टेप क्या है कि नए एक्सोस्केलेटन को मज़ीद मजबूत बनाएगा। तो 4 स्टेप हैं, पहला स्टेप पुराने स्केलेटन के बारे में, दूसरा नए के बारे में, तीसरा पुराने के बारे में, चौथा नए के बारे में। तो ये इस तरह नया स्केलेटन, और इन सारे प्रोसेस को कंट्रोल करता है ये आर्थ्रोपोड का नर्वस सिस्टम। ये एक उनमें हार्मोन रिलीज होता है, उस हार्मोन का नाम है एक्डाइसोन। एक्डाइसोन ये हार्मोन रिलीज होते हैं। अच्छा, जब इनकी हार्डनिंग हो रही होती, यानी पुराना एक्सोस्केलेटन तो डाइजेशन के बाद कमज़ोर हो जाता है, नए एक्सोस्केलेटन की हार्डनिंग में टाइम लगता है। तो यानी पुराने वाला भी और नए वाला भी कुछ अरसे के लिए दोनों कमज़ोर होते हैं। तो जब कमज़ोर होते हैं तो कोई भी ऑर्गेनिज्म इनके ऊपर आसानी से अटैक कर सकता है। तो वो क्या करते हैं, ये जो पीरियड है जिसमें यह एक्डाइसिस कर रहे होते हैं, ये हमेशा छुप के करते हैं ताकि प्रीडेटर से इनकी हिफाजत है। क्योंकि एक्सोस्केलेटन की बहुत बड़ा फंक्शन ये है कि इसके दुश्मनों से इनकी हिफाजत करता है। तो ड्यूरिंग हार्डनिंग, जब एक्सोस्केलेटन कमज़ोर हो चुका होता है या नया वाला भी कमज़ोर होता है, पुराने वाला कमज़ोर भी हो, फिर उसको पुख्ता किया जा रहा होता है, मज़ीद हार्ड किया जा रहा होता है। आर्थ्रोपोड आर वल्नरेबल, वल्नरेबल का मतलब है जिस पे हम आसानी से हमला किया जा सके। तर्न वाला इसको कहा जाता है, जैसे रोटी का तर्न वाला खाने के काबिल ज़्यादा होता है। तो जब आर्थ्रोपोड के ऊपर एक्सोस्केलेटन नहीं होता तो आप ये समझ लें कि उनके जो दुश्मन हैं उसको आसानी से खा सकते हैं। आर्थ्रोपोड आर वल्नरेबल टू प्रीडेटर सो रिमेन हिडन, तो आमतौर पे ये इस पीरियड को छुप के गुजारते हैं। तो ये हमारा एक्सोस्केलेटन का टॉपिक है, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये तो बल्कि ज़्यादा हाइड्रोस्केलेटन से ज़्यादा ये बोर्ड के पेपर में आया है। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़। Subscribe to my channel for more videos.
And press the bell icon for latest updates.